Hello all, I am CA Srinivas Oak and welcome to my channel. And today, as you can read in the description, I have come out with a video on the latest amendments in the latest budget of 2024. And I have tried to analyze the key provisions of the amendments to the Income Tax Act. And I have compiled it. And I have not only compiled it, but also I have tried to include certain practical examples and case studies along with it to understand the provisions a little better. So let's see what are the provisions which are going to affect us all. So first, let us talk about the tax rates or the tax slabs. Of course, now there are two regimes. The one is the older regime and the new regime. And ये जो गवर्नमेंट है उसको ओल्ड रिजिम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं वैसे भी। ये जो भी अमेंडमेंट लाते हैं, जो भी बेनिफिट्स लाते हैं, वो सारे न्यू रेजिम के लिए ही लाते हैं। और न्यू रेजिम के लिए ये जो है इस टेबल में मैंने दिया है, अर्लियर टैक्स रेट क्या हुआ करता था और अब टैक्स रेट क्या हुआ है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अर्लियर क्या हुआ करता था कि सिंपल सा 3 का पहाड़ा था, टेबल था, जो आप देखेंगे तो अप टू 3 lakhs नील रेट ऑफ टैक्स, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20%, एंड अबव 15 lakhs 30%। थ्री के टेबल में सब कुछ आ जाता था। अब इनको लगा कि इसका बेनिफिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, 3 to 6 lakhs की जगह उसको 3 to 7 lakhs कर दिया। 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, और above 12 now almost same, 12 to 15 20%, एंड above 15 30%। ये अब नए रेट्स हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 87A में एक रिबेट है 25,000 की। और अगर आप उस रिबेट को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ओल्डर प्रोविजंस थी जो अप टू असेसमेंट ईयर 24-25 हैं, उस ओल्डर प्रोविजंस में वो 25,000 का जो रिबेट है वो परफेक्टली बैठता था कैलकुलेशन। क्या होता था उसमें, 87A का प्रोविजन ये कहता है कि अप टू 7 lakhs अगर आपका इनकम है तो क्या करना है आपको, जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से 25,000 माइनस कर देना है, उस उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोविजन था। अब अगर आप 25,000 का कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैसे आता है, 3 lakhs to 6 lakhs का जो स्लैब है उसमें 5% का टैक्स आपको लगना है। तो 5% ऑफ 3 lakhs कम्स टू 15,000। अगर आपका 7 lakhs इनकम है तो आप नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं, 6 lakhs to 7 lakhs, उसके ऊपर आपको लगना है 10%। तो वो हो गया 1 lakh का 10%, मतलब 10,000। तो ये कैलकुलेशन इजी हो गई 25,000 की। अब जब इन्होंने इस साल ये चेंज किया है तब ये पूरी 25,000 की कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। अब इन्होंने क्या कर दिया, 3 lakhs, 6 लाख के बदले उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया। तो 3 लाख से 7 लाख के ऊपर आपको 5 ही टक्का टैक्स देना है, मतलब 4 लाख के ऊपर 5 टक्का, तो हो गया 20,000 रुपया। और इनका 87A में करस्पॉन्डिंग कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। तो ये जो 25,000 का जो डिडक्शन देना है वो इस 20,000 में से आप कैसे दोगे? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि आप सबको रिफंड देने वाले हो? पता नहीं। तो ये है, लेकिन करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट भूल गए हैं शायद, या जानबूझ के किया है, पता नहीं। लेकिन ऐसा करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं है। तो ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्सेस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। नेक्स्ट, अब कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं सैलरीड एम्प्लॉयज को। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 का सबको मिलता था, अब उसको 75,000 कर दिया है। फैमिली पेंशन में एक अमेंडमेंट किया है, वैसे तो ये ज्यादातर यूज नहीं हुआ करता था, लेकिन बहरहाल उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसके अलावा 80CCD में एनपीएस का एक डिडक्शन मिलता था। अब उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 14% का डिडक्शन मिलता था और प्राइवेट एम्प्लॉयज को सिर्फ 10% का डिडक्शन मिलता था। तो इसको इन्होंने इक्वली लाने की कोशिश की है, और इसलिए प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी अब 14% का डिडक्शन
मिल सकता है। जो भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अगर आपका एम्प्लॉयर करता है तो उस एनपीएस का अप टू 14% का डिडक्शन आपको सैलरी में से मिल जाएगा। ये भी एक वेलकम चेंज है। अब इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट, इस टॉपिक पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि अगेन एक वेलकम चेंज है, क्योंकि इस चैरिटेबल ट्रस्ट के जो टॉपिक पे पूरा इस एक्ट में जो रायता फैला हुआ था, उस फैले हुए रायते को थोड़े बहुत समेटने की कोशिश इन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू की है। इसमें हुआ ये करता था कि ट्रस्ट तो ट्रस्ट को लेकर टैक्सेशन की दो प्रोविजंस थी। वन वाज 1023C एंड द अदर वन वाज सेक्शन 11 एंड 12। 1023C में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सारे आते थे, और 12 में अदर टाइप ऑफ ट्रस्ट आते थे जो कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी मोर ऑफ उसमें कवर हो जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि 1023C को पूरी तरह से ड्रॉप करने का प्लान बना लिया है। और उसमें ये कहा गया है कि 30 सितंबर के बाद से कोई भी नए ट्रस्ट को 1023C में अप्रूवल नहीं मिलेगा, सारे ट्रस्ट को सेक्शन 12 में ही आना पड़ेगा। तो ये एक वेलकम चेंज है। और उसके अलावा भी उन्होंने एक अच्छा प्रोविजन अमेंडमेंट लाया है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर, चैरिटी कमिश्नर है, ही विल नाउ हैव द राइट्स टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। अब तक हमारे साथ ये होता था कि जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस लेके जाते थे तो वो एप्लीकेशंस के बारे में कमिश्नर ये बोला करते थे कि ये आपका 6 महीने के ऊपर हो गया है तो इसलिए दिस एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो एंड दे डोंट हैव द राइट टू कंडोन द डिले। So now, after this amendment, they will also have the right to amend, to condone the delay, and that's why those applications can be accepted and the exemptions can be granted easily. अब आते हैं बिजनेस इनकम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन पे। क्या हुआ था कि ये चेन्नई प्रॉपर्टीज की एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जिसमें ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी डेवलपर है और उनके पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इस इन्वेंट्री को वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करते थे, और उस लेट आउट प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम था उसको वो बिजनेस इनकम करके ट्रीट करते थे, और उसके सामने फिर अपने बाकी सारे खर्चे एडजस्ट कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। तो अब इस अलाउ की गए हुए डिसीजन को निगेट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है, जिसमें क्लियरली अब ये बोला गया है कि अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हैं तो वो कंपल्सरीली आपको हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स करवाना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक इट टू प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो लोग डिडक्शंस लिया करते थे, उसमें ट्रैवलिंग के खर्चे, उसमें फूड एंड बेवरेजेस के खर्चे, ये सारे खर्चे उसमें एडजस्ट हो जाते थे लोगों के, अब वो नहीं पॉसिबल है। अब तो सिर्फ आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी टैक्स भरा है तो उसी का डिडक्शन आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको कोई भी दूसरा डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी अभी भी पेंडिंग है। कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ वे आउट हो सकता है, बट ज्यादातर केसेस में अब जो हाउस प्रॉपर्टी अगर है रेसिडेंशियल, तो वो आपको कंपल्सरीली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेके जानी पड़ेगी। और एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है बिजनेस इनकम के लिए। अब इसमें ये कहा गया है कि any expenditure incurred by an assessee to settle the proceedings initiated in relation to contravention under such law as may be notified by the central government will not be allowed as deduction under section 37। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि आपके ऊपर कोई पेटेंट रिलेटेड कोई केस चल रहा है। ये केस को खत्म करने के लिए आप ये सोचते हैं कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए जो आप पेमेंट करेंगे, वो तो होगा तो बिजनेस के लिए ही, लेकिन उसका डिडक्शन अब आप बिजनेस एक्सपेंसेस में नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। अब इसमें पहले भी जो ऑफेंसेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते थे कि तो वो तो ऑब्वियसली डिसअलाउड थे ही।
सो फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता था कि कहीं पर कोई लिफाफा पहुंचा दिया, किसी को कोई अंडर द टेबल पेमेंट कर दी, तो वो एक्सपेंसेस भी क्लेम हुआ करते थे बिजनेस एक्सपेंसेस करके। तो उसके लिए तो ठीक है, डिसअलाउंस तो बनता है। बट ये जो जेन्युइन केसेस हैं, जहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आपने वो किया है, तो उस डिडक्शन को अलाउ कर देना चाहिए था। बट अब डिपार्टमेंट का ये मानना है कि ये एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही हैं, इनको डिसअलाउ कर देना चाहिए, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। अब आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स पे। यहां पर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट की बातें करते हैं। अब बेनिफिट इसमें यह है कि पार्टनरशिप फर्म में जो रेम्यूनरेशन हुआ करता था, उसका लिमिट ये था कि फर्स्ट 3 लाख पे 1.5 लाख का रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलता था, 1.5 लाख और 90% विच एवर इज मोर, और ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट 60% का डिडक्शन मिलता था। अब इसी लिमिट को एग्जैक्टली डबल कर दिया गया है, 3 लाख की जगह 6 लाख, और उसके ऊपर 3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, एंड ऑन द बैलेंस इट इज 60%। सो ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है देखा जाए तो। बट उसी के साथ उसको निगेट करने के लिए, क्योंकि सुबह उनको लगा होगा कि शायद एक पार्टनरशिप फर्म को कुछ बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन रात तक उनका मन चेंज हो गया और उन्होंने नया सेक्शन ला दिया, 194T। अब ये एक बहुत ही भयंकर प्रोविजन होने वाली है सारे पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। अब ऐसा है कि सारी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स है, वैसे भी पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स नहीं है, उनसे 30% रिकवर किया जाता है। उनको टीडीएस की सारी प्रोविजंस ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं। तो प्रोफेशनल्स के पेमेंट, सैलरी के पेमेंट, कमीशन के पेमेंट, ये सारे पेमेंट्स के ऊपर पीएनएल में जितने आइटम्स खर्चों में आते हैं उन सबके ऊपर टीडीएस करना तो वैसे भी कंपलसरी है। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट देख ली, पीएनएल देख लिया, और देखा कि उसमें से कोई ऐसा आइटम है कि जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्हें ये एक आइटम मिला, पेमेंट्स टू पार्टनर्स। पेमेंट्स टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, ये सारे जो पेमेंट्स पार्टनर्स को होते हैं, अब इसके ऊपर आपको मंथली टीडीएस करना पड़ेगा। अब इससे क्या होने वाला है, इसके बहुत ही रिपरकशंस बहुत ही भयंकर है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट, ये चीजें डिटरमाइन ही साल के अंत में होती हैं जब आपकी बैलेंस शीट बनती है। अब मंथली डिडक्शन के लिए कंप्लायंस तो ठीक है, लेकिन आप क्वांटिफाई कैसे करोगे कि कितनी सैलरी है, कितना कमीशन हम देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने वाले हैं। तो ये एक ऐसी प्रोविजन है जिसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक ही इसमें आप देख सकते हैं कि द एप्लीकेबिलिटी डेट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 साल है, 1 साल के बाद से ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। और जो बेसिक एग्जामेशन दिया हुआ है वो है सिर्फ 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए तो कैसे भी एक्सीड होने ही वाले हैं। तो आपके इस बार ये होने वाला है अगले साल से कि पार्टनर्स को कोई भी जो पेमेंट लेना है वो 10% टीडीएस के बाद ही कंपल्सरीली लेना है। अब आते हैं कैपिटल गेन्स की तरफ। ये जो कैपिटल गेन्स और उसकी होल्डिंग पीरियड और इंडेक्सेशन, ये सारा है इस बजट का हीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं वो इसी टॉपिक पे हुए हैं। अब सबसे पहले तो होल्डिंग पीरियड में क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। दो जगह पर यहाँ पर चेंजेस हैं। जो सिक्योरिटी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स वगैरह जो हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो 12 मंथ्स का जो होल्डिंग पीरियड है वो वैसा का वैसा ही रखा गया है। मतलब 12 मंथ्स के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स के नीचे है तो शॉर्ट टर्म। यूनिट्स इन लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है जैसे कि हो गए आपके ईटीएफ्स या इनविट्स या आरईआईटीज के जो यूनिट्स हैं, वो अब तक ऊपर वाले कैटेगरी में आते थे।
लेकिन वो अब तक 36 मंथ्स वाले कैटेगरी में आते थे, जहां पर अगर 36 मंथ्स के ऊपर है तभी उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता था। अब उसको चेंज करके 12 मंथ्स कर दिया गया है। सो 12 मंथ्स के ऊपर अगर है तो वो लॉन्ग टर्म कहा जाएगा, और 12 मंथ्स के अंदर है तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज उनके केस में हुआ है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ईटीएफ्स में वगैरह डील करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं है, उसमें दूसरा एक चेंज है इंडेक्सेशन का, वो उसके ऊपर बाद में आते हैं। उसमें भी 24 मंथ्स का क्राइटेरिया था, वो वैसा का वैसा ही है। अदर कैपिटल एसेट्स लाइक गोल्ड, इसमें चेंज है वापस। जो अर्लियर 36 मंथ्स 3 सालों का लिमिट था लॉन्ग टर्म उसको कैटेगराइज करने के लिए, वो भी चेंज करके अब 2 साल का कर दिया गया है। तो अब 2 साल के ऊपर अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा। कैपिटल गेन्स रेट ऑफ टैक्स, ये तो सबको पता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर एसटीटी पेड है तो उसको 20 तक का कर दिया गया है, और नॉन एसटीटी पेड है तो एज पर स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी अगर पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो 12.5%, और नॉन एसटीटी पेड है, प्राइवेट कंपनी का है तो 12.5%। वो सेम ही रेट है। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, कुछ केस स्टडी में आपके लिए लेके आया हूं। मान के चलिए कि मिस्टर ए जनरेट्स LTCG from unlisted shares and pays IT at the rate of 12.5%. But B generates LTCG from listed shares, pays IT, but also pays the security transaction tax. अब ये रेट बढ़ाने की वजह से और उनके क्राइटेरिया चेंज करने की वजह से आप सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं भर रहे हैं या एसटीटी भी नहीं भर रहे हैं, दोनों एक साथ भर रहे हैं। अब ये एसटीटी का लॉजिक पहले ये हुआ करता था कि जब आप एसटीटी किसी सिक्योरिटीज पे भर रहे हैं तो आपको बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स दिया गया था, सो दैट हमें एक तरफ से तो टैक्स मिल ही रहा है तो दूसरी जगह पर हम थोड़ा कम टैक्स लेंगे। पहले तो एग्जम्पशन ही था 1038 में, उसको हल्के से बढ़ा के 10% कर दिया, अब उसको 12.5% कर दिया। जो दूसरा बेनिफिट है वो गया नहीं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अब आप एसटीटी भी भरते हैं और 12.5% इनकम टैक्स भी भरते हैं। अब देखिए कि ए का सैलरी है 7 लाख का, कैसे उसमें इक्विटी और डेट फंड में कैसे डिफरेंस आ रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। कि उसका सैलरी इनकम है 7 लाख का, और 3 लाख का एसटीसीजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम डेट फंड। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका टैक्स आएगा एज पर द स्लैब। अगर आप देखेंगे क्योंकि ये एसटीसीजी है तो ये स्लैब में आपके जाएगा, और ये जो स्लैब है यहां पर हो जाएगा, यहां पर। ठीक है, 7 लाख से 10 लाख 10% उसको टैक्स भरना है, बराबर है। तो 3 लाख के ऊपर ही विल पे, 3 लाख के ऊपर ही विल पे 10% एंड प्लस एजुकेशन सेस ऑफ 4%। सो इट विल कम टू 31,200। बट यही अगर जो इनकम है, मतलब 7 लाख का सैलरी वैसे का वैसा ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी फंड होता है तो आपके ऊपर टैक्स कितना आएगा? 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड अगर है तो 20% टैक्स है। तो उसी 3 लाख के ऊपर आपको इस टेबल के हिसाब से 20% टैक्स भरना है, और वो टैक्स आएगा 62,400, ऑलमोस्ट डबल। तो एक जगह पर सरकार प्रमोट भी कर रही है कि इक्विटी बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, और दूसरी जगह पर जब आप टैक्सेशन उसका देखते हैं तो ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस उसके ऊपर डबल टैक्स है। ठीक है, अब यही सिचुएशन मोर और लेस एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी है 112A में, जिसका रेट अगेन 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग केस सिनारियो हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें जो एग्जामेशन का जो लिमिट था वो पहले 1 लाख का जो था वो अब 1.25 लाख कर दिया गया है, एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 23 जुलाई द डेट ऑफ द बजट।
and that limit is applicable to all the transactions during the year. Now, suppose Mr. A has a long-term capital gain up to 22nd July of 1 lakh and another 1 lakh post 23rd जुलाई. मतलब 23rd जुलाई के उसने कुछ 23rd जुलाई के पहले उसने कुछ शेयर्स बेचे, उसमें 1 लाख का कैपिटल गेन किया और 23rd जुलाई के बाद 1 लाख का कैपिटल गेन किया. अब क्या होगा कि जो बेसिक एग्जेम्पशन दिया हुआ है 1.25 लाख का, ठीक है, टोटल कैपिटल गेन हुआ 2 लाख का, उसमें से 1.25 लाख उसको माफ करना है क्योंकि एग्जेम्पशन दिया हुआ है. तो 2 लाख माइनस 1.25 लाख होगा. अब ये 1.25 लाख कहां से माइनस करें? 23rd जुलाई के पहले वाला रेट 10% था उसमें से या 12.5% रेट था उसमें से? इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. हालांकि ये दिक्कत सिर्फ इसी साल आने वाली है, अगले साल तो ठीक ही है. सेम सिनारियो, सिमिलर सिनारियो इज गोइंग टू हैपन विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जहां पर रेट इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 15% टू 20%. ये भी एप्लीकेबल है 23rd जुलाई से. अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि अगर आपका बेसिक जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, तो जो बचा हुआ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ. ठीक है, तो 7 लाख के नीचे की अगर आपकी इनकम है, समझो 1 लाख है जैसे मैंने इस केस स्टडी में लिया है, तो ये जो बचा हुआ बेसिक एग्जम्पशन है अप टू 3 लाख का, 2 लाख का जो बचा हुआ आपका बेसिक एग्जम्पशन है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं 2 लाख के सामने. ठीक है, जो ये जो डेफिसिट है अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स, 1 लाख का आपका अदर इनकम है तो 2 लाख का डेफिसिट बचा, तो ये 2 लाख आप एडजस्ट कर सकते हैं एसटीसीजी के सामने. अब इस सिनारियो में देखिए कि मिस्टर ए हैज एन एसटीसीजी अप टू 22nd जुलाई ऑफ 2 लाख, मतलब ओल्ड रेट ऑफ टैक्स, एंड 2 लाख आफ्टर 23rd जुलाई. ओके, and other income of 1 lakh. Now, he has the deficit of 2 lakhs to be adjusted against the STCG. But where will he adjust this deficit? Whether in the older rate of tax before 23rd July or after 23rd July in the new rate of tax. मतलब 15% में एडजस्ट होगा या 20% में एडजस्ट होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है. बट देखते हैं क्या होता है. हालांकि पोर्टल अपने आप में एक असेसिंग ऑफिसर है और पोर्टल अपने हिसाब से ही जो दिखाना है वो दिखाता है. तो देखते हैं अगले साल जब रिटर्न फाइल करेंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है. अब आते हैं इंडेक्सेशन के ऊपर. ये भी एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट अमेंडमेंट हो गई है. बेसिकली इंडेक्सेशन का लॉजिक ये था, मैंने जस्ट चेक किया इसके मेमोरेंडम में कि ये प्रोविजन कब आई थी. 1993 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है और इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उस प्रॉपर्टी का तो उस पैसे का जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है उस हिसाब से वो इंडेक्स के फिगर्स दिए हुए थे. और बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था कि जिस साल में आप बेचोगे उस साल का आपको कैपिटल गेन का इंडेक्स लेना है, जिस साल में खरीदा हुआ था उस साल के इंडेक्स से उसको डिवाइड कर देना है. बस इतना सिंपल सा कैलकुलेशन था. लेकिन सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में वो जो प्रोविजन था वो निकाल दिया गया है. और अब क्या होगा कि आपने समझो एक प्रॉपर्टी 2001 में ली थी फॉर 10 लाख रुपीस और अगर आपने उसको 2024 में आप 1 करोड़ में बेचते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 90 लाख के गैप के ऊपर 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा. अब इसमें यही सांत्वना उन्होंने हमारी की है, अपनी की है, कि उन्होंने 20% की जगह 12.5% रेट ऑफ टैक्स कर दिया गया है. तो दिस इज इन अ वे अ कंसोलेशन, बट वेदर इट इज बेनिफिशियल, सो आई हैव कंपाइल्ड 4 एग्जांपल्स कि कहां पर ये बेनिफिशियल हो सकता है और कहां पर ये नुकसान दे सकता है. तो सबसे पहले वही एग्जांपल देखते हैं जहां पर 10 लाख की प्रॉपर्टी 2001 में ली गई थी और 2024 में आपने उसको 1 CR में बेचा. अब ओल्ड स्कीम में क्या होता था कि अराउंड 3.63 का आपको इंडेक्सेशन मिलता था, मतलब उसको मल्टीप्लायर मिलता था.
तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3.63 से, तो 36 लाख 30,000 के आसपास आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, मतलब इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। अब आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा 1 करोड़ में, तो 1 CR माइनस 36 लाख, विच विल कम टू समवेयर अराउंड 63,70,000, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स भरना था, करेक्ट? विच विल कम टू समवेयर अराउंड, इंक्लूडिंग द एजुकेशन सेस वगैरह, it will come to around 13 lakhs 24,000. Now, in the new provision, because of with no indexation, it will come to only 11.7 lakhs. Now, in this particular case, it is beneficial. Why? Because the price appreciation is very high as compared to rate of inflation. मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी प्रॉपर्टी 10 गुना प्राइस हो चुकी है, 10 लाख में ली हुई प्रॉपर्टी 1 करोड़ बन चुकी है। लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो बिल्कुल मतलब बंजर थी प्रॉपर्टी, और अचानक से उसके सामने एयरपोर्ट आ गया, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी अचानक से 1 करोड़ बन गई। इन जनरल क्या होता है, जो सेकंड एग्जांपल है, कि जहां पर जो प्राइस एप्रिसिएशन है विच इज मोर और लेस इक्वल टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 6-7% पर एनम के हिसाब से ही उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप अज्यूम कीजिए कि वही प्रॉपर्टी 10 लाख वाली अगर आप बेच पाते हैं सिर्फ 40 लाख में, तो उस केस में क्या होगा, एज पर द ओल्ड प्रोविजंस, उसकी इंडेक्स कॉस्ट मतलब इन्फ्लेटेड कॉस्ट विल बिकम 36 लाख 30,000। 40 लाख आपकी सेलिंग प्राइस है, 40 लाख माइनस 36 लाख, तो 4 लाख के ऊपर अराउंड 3.6 लाख के ऊपर आपको 20% से टैक्स भरना है, विच विल कम टू समवेयर अराउंड 77,000 इंक्लूडिंग द एजुकेशन सेस। बट एज पर द न्यू प्रोविजन, what will happen, 40 lakhs minus the 10 lakhs cost of acquisition, 30 lakhs पे straight away 12.5% plus education cess, which will come to 3.9 lakhs. So new provision के हिसाब से 3.9 lakhs आ रहा है, old provision के हिसाब से 77,000 आ रहा था। तो यहां पर आपको नुकसान होने वाला है। कुछ दूसरे एसेट क्लासेस हैं, जैसे कि बोनस शेयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसमें क्या होता था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील के बराबर थी, ठीक है, उसको एक्वायर करने की कॉस्ट 0 थी। उस वजह से जो नई स्कीम है 12.5% वाली स्कीम, जिसमें माइनस आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही करनी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि द रेट ऑफ टैक्स हैज बीन रिड्यूस। जो अगर आप 20% भरते थे, उसकी जगह पे आप 12.5% भरेंगे। फोर्थ केस में ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि जहां पर लोग प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वहां पर क्या हुआ करता था, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि 10 लाख की प्रॉपर्टी इन्फ्लेटेड कॉस्ट बन गई उसकी 36 लाख, अब कैपिटल गेन आया 63 लाख का। अब एज पर द ओल्ड प्रोविजंस यू वर सपोज टू इन्वेस्ट ओनली दिस 63 lakhs इन द न्यू एसेट अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। ये सब में वो जो इंडेक्स कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है वही इन्वेस्ट करनी थी। बट नाउ एज पर द न्यू रूल्स विदाउट इंडेक्सेशन, जो आपका टोटल एब्सोल्यूट डिफरेंस है, मतलब 1 CR माइनस 10 lakhs, जो 90 lakhs है, वो आपको कंपल्सरीली नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टेबल अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब एक ये नया सेक्शन है 50AA। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नया सेक्शन है मतलब पिछली अमेंडमेंट में ये आया हुआ है, अब इसमें थोड़ी और अमेंडमेंट्स हुई हैं। So there are certain other classes of assets which now, if you transfer, the capital gain will be compulsorily short term. वो कौन से एसेट हैं? यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन बाद में देखते हैं। विच आर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स और अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स। इन सब केसेस में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था कि इसको कैसे ट्रीट करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, नए सेक्शन में उसको सबको डाल दिया कि भाई इस सबको कंपल्सरीली शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का भी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत उथल पुथल होने वाली है इन सारी फाइनेंशियल कंपनीज में। क्योंकि अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होगा कि विच इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स इन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज अगेंस्ट द अर्लियर मीनिंग अप टू 2023। ये जो क्राइटेरिया था वो 35% था, अब वो बढ़ा के उसको 65% कर दिया गया है। तो इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई ना। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। अनाउंस करते वक्त सबने सिंप्लीफिकेशन और ये सब बहुत कुछ अनाउंस कर दिया। ये प्रोविजन मैं 4 से 5 बार पढ़ा, फिर भी अब तक ठीक से समझ नहीं पाया हूँ सिंप्लीफाई क्या किया है, मुझे पता नहीं। बायबैक ऑफ शेयर्स जब होते हैं तब, अब तक तो नॉर्मल सा कैपिटल गेन हुआ करता था। अब क्या होगा, उस बायबैक ऑफ शेयर्स को 222F में बोल दिया कि इसको डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। मतलब बायबैक की जितनी भी अमाउंट है, अगर आपके 100 रुपए के शेयर 150 रुपए में कंपनी बायबैक करती है, तो पूरे 150 रुपए के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको इंक्लूड करना है, और आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना है स्ट्रेट अवे। नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57। उसके ऊपर कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी अंडर सेक्शन 46A, उसमें अमेंडमेंट करके क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको आप अलग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस करके ट्रीट कर सकते हैं, और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मतलब एक शेयर अपने 100 में लिया, उसको 150 में बायबैक हो गया। अब 100 रुपए का डिडक्शन आपको 150 रुपए में से नहीं मिलेगा, उसी 100 रुपए का अलग से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करते रहो। 150 रुपए के ऊपर पूरा टैक्स दे दो, और 100 रुपए का अलग से डिडक्शन ले लो, और दोनों अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में। जो 150 रुपया मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और जो 100 रुपए का डिडक्शन है वो इनकम कैपिटल गेन्स वाले प्रोविजंस में। तो ये सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में बायबैक को पूरा उल्टा घुमा दिया है। लकीली F&O में टैक्स ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है। हालांकि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 0.0125% से 0.02% कर दिया गया है फॉर फ्यूचर्स कैटेगरी, एंड ऑप्शंस कैटेगरी में 0.0625% से सीधा 0.1% किया गया है। ये फिगर्स तो बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, मगर आप अलॉट साइज के हिसाब से, उसके अमाउंट्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ये होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। यहां पर भी बायबैक भी जो है, ये भी 1 अक्टूबर 2024 से होने वाला है। सो माइंड यू, अप टू 30 सितंबर एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ बायबैक इन द इक्विटी मार्केट। बहुत सारी कंपनीज अपना बायबैक लेके आएंगी टैक्स को बचाने के लिए। तो इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बायबैक इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। सो F&O में जो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हुआ है ऑन एसटीटी इज मोर देन 60%, which is one of the highest increase in the rates of tax ever, I think. So it's very alarming actually. ये एक, हालांकि उसके टैक्स ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है, बट एसटीटी मोर देन 60%, डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। अब उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो टीडीएस में है। तो टीडीएस में सबसे पहला जो चेंज है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। सो व्हेन यू बाय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम सम पार्टी, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर 50 लाख के ऊपर है तो आपको 1% टीडीएस भरना पड़ता है। इसमें ये एक इशू हो रहा था कि इन सर्टन ट्रांजैक्शन, इन सर्टन केसेस, इफ देर आर मल्टीपल सेलर्स एंड मल्टीपल बायर्स, मतलब हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ऐसे 4 लोग हैं, और बेचने वाले भी हस्बैंड वाइफ, ब्रदर ब्रदर, ऐसे कोई लोग हैं, तो मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स थे। तो उस केस में क्या होता था कि लोग 50 लाख की लिमिट पर पर्सन कैलकुलेट करते थे और टीडीएस नहीं करते थे। तो इसलिए ये एक मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेटरी नेचर की अमेंडमेंट लाई गई है कि
ये जो 50 लाख की लिमिट है वो क्वा प्रॉपर्टी है, क्वा पर्सन नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस कंपल्सरी 1% करना ही है। इसके अलावा टीडीएस में बहुत सारे चेंजेस हैं। बहुत सारी जगह पर जहां पर 5% रेट ऑफ टीडीएस था उसको घटा के 2% कर दिया गया है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं। इंश्योरेंस कमीशन जो 5% था 2% कर दिया। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स में जो 5% कट होता था वो अब 2% होगा। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स एंड अदर कमीशन और ब्रोकरेज वो भी 5% से 2% हो जाएगा। रेंट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ ये वो रेंट है जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए 50,000 पर मंथ के ऊपर का जो रेंट है, जो आप हाउस का रेंट भरते हैं उसमें आपको टीडीएस करना जरूरी है एट द एंड ऑफ द ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च एट द रेट ऑफ 5% फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ ओनली। वो भी अब रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। और एक नया सेक्शन था 194M जहां पर नॉन ऑडिट केसेस में जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फीस, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस या प्रोफेशनल की फीस या कोई कमीशन ये कुछ भी पे करते हैं तो उन्हें 5% टीडीएस करना पड़ता था, जो अब घटा के 2% कर दिया गया है। हालांकि इसकी पेमेंट की लिमिट आज की तारीख में 50 लाख है, बट ये कभी भी 50 लाख से धीरे धीरे 40 लाख, 30 लाख, 5 लाख कर करके आराम से 1 लाख के ऊपर लाके छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये जो एसटीसीजी और एलटीसीजी के जो रेट्स हैं जो 15 से 20 टका हो गए हैं या एलटीसीजी का 10 से 12 12.5 हो गया है, एक्सपेक्ट दिस टू गो अप ओनली आफ्टर कपल ऑफ इयर्स। दिस विल कम बैक टू 15%, एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 20% ऑल्सो, कुछ भरोसा नहीं है। इसके अलावा एक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हुआ करते थे वो 1% टैक्स कलेक्ट करते थे, जो वेंडर्स होते थे उनसे कलेक्ट नहीं, सॉरी, टीडीएस डिडक्ट करते थे। तो वो घटाकर इसको 0.1% कर दिया गया है, क्योंकि दैट 1% अमाउंट्स टू अ लॉट व्हेन समबडी इज डीलिंग इन ओनली गुड्स, जहां पर मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उसको घटाकर 0.1% कर दिया गया है। टीसीएस ये एक ऐसी प्रोविजन है जहां पर सरकार की टैक्स की भूख कम ही नहीं हो रही है। हर चीज पे उन्हें टैक्स चाहिए। अब तक मोटर व्हीकल, अगर आप 10 लाख के ऊपर की गाड़ी आप खरीदते हैं तो जो गाड़ी की शोरूम होती है वो आपसे 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करके आपके पैन नंबर के सामने गवर्नमेंट को भर देती है। अब उनको यही चीज सारे लग्जरी गुड्स में से चाहिए। तो अगर आप कल को दुकान में गोल्ड या कोई एक्सपेंसिव वॉच 10 लाख के ऊपर की खरीदने जाते हैं, लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में कोई भी चीज आती है, तो वो शोरूम, वो दुकान वाला आपसे एक्स्ट्रा 1% लेगा और आपके पैन कार्ड के सामने उसको पेमेंट करेगा, जो कि आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। ये एक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास वाली एक स्कीम जो जैसी 2020 में आई थी वैसी एक्सपेक्टेड है 2024 में भी आना। उससे क्या अलग होगा, कैसे होगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि इसके ऊपर के सर्कुलर्स नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। बट आपके कोई भी पेंडिंग टैक्स मैटर्स हैं, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें आपको ऑर्डर पास हो गई है और पेनल्टी इंटरेस्ट लेवी की गई है, तो उसकी माफी आप मांग सकते हैं। पूरा टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी का कुछ पोर्शन जैसे 25-30% ऐसा कुछ पोर्शन भर के उस केस को आप सेटल कर सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के साथ जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो सेटल हो जाएंगी। एक छोटा डिफरेंस है एज कंपेयर टू ओल्ड वीएसवी एंड दिस वीएसवी, बट आई थिंक वो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने वो इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट बाद में रिप्रेजेंटेशन करने के बाद उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो इस बार भी लग रहा है कि वो चेंज करें जो जहां पर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर होना था, और अगर किसी को वॉलेंट्रीली कुछ डिस्क्लोज करना है तो वो उसमें कवर नहीं था, बाद में उन्होंने उसमें इंक्लूड कर लिया, तो वो भी शायद हो जाएगा। इसके अलावा
असेसमेंट रीअसेसमेंट में भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि 50 लाख के नीचे वाले जो डिमांड्स हैं उसको 3 साल का लिमिट कर दिया गया है 148 में। ऐसे कुछ चेंजेस हैं, बट दो दो चेंजेस आर नॉट अफेक्टिंग पीपल एट लार्ज, तो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। इसके अलावा जीएसटी में भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा। बट दिस इज एज फार एज द income tax provisions of the budget 2024 is concerned. Thank you very much for watching, and please share your feedback and ask me if you have any queries. You can reach out to me through Facebook, Insta, or on LinkedIn. Thank you.